चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर ऑन गैसियस स्टेट, है ना। अपन लोग गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे और हमने पिछले लेक्चर तक मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे। देयर वर अ फ्यू पॉइंट्स दैट वी रोट। हम लोग मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, राइट। पीयूष बेटा क्लास के एंड में पूछ लेना, मैं बता दूंगा बिल्कुल, है ना। नहीं नहीं, पर बेटा रियल और आइडियल ये दो कैटेगरीज होती है, वो अपन पढ़े। तो हम लोगों ने यहां तक देख लिया था कि भाई दो अलग अलग मासेस की अगर गैसेस हैं तो उनके ग्राफ कैसे आते हैं एट सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है तो। नहीं नहीं आसिम, इट्स नॉट लाइक दैट। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों। दिस इज व्हाट द लास्ट लाइन यू मस्ट हैव रोट, M1 ग्रेटर देन M2, यही लिखा था लास्ट में सब लोगों ने। बिल्कुल। चलो तो और एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम कर लेते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन कर लेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको फटाफट से फिनिश अप करते हैं। मेन मेन पॉइंट्स तो सारे हमने लिख ही लिए थे, कुछ और पॉइंट्स हैं जो ग्राफ बेस्ड ही हैं तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो एक ग्राफ और बना लेते हैं। ये चलो पहले एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनवा दूंगा आपको। तो दो ग्राफ के बीच में एक पॉइंट आ जाएगा तो थोड़ा ठीक है ना। लेट्स राइट अ पॉइंट फर्स्ट। लिखो, on increasing temperature the fraction of molecules on increasing temperature the fraction of molecules at lower speeds, the fraction of molecules at lower speeds decreases, whereas the fraction of molecules at higher speeds, whereas the fraction of molecules at higher speeds increases. Full stop. The fraction of molecules at most probable speed UMP also decreases on increasing temperature, while U most probable increases. तो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाती है। हाँ वीना बेटा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यूएमपी पे कम हो जाता है बट यूएमपी बढ़ जाती है। इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो दो अलग अलग स्पीड टेम्परेचर्स पे अगर हम ग्राफ बनाएं, so let's say this is your graph at T1 temperature and this is your graph at T2 temperature. ओके चरण, ओके।
इट्स डी यू बेटा, दिस इज डी यू, यू। नहीं दिव्यांश, लास्ट लाइन गलत नहीं है। हमने ये कहा कि फ्रैक्शन एट यूएमपी डिक्रीज होगा लेकिन यूएमपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पर देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ यू मोस्ट प्रोबेबल फॉर 1, और अगर इस पीक पे देखोगे तो दिस इज योर यू मोस्ट प्रोबेबल फॉर 2। तो ये हमको पता है कि u मोस्ट प्रोबेबल 2 इज ग्रेटर देन u मोस्ट प्रोबेबल फॉर 1। और फ्रैक्शंस की अगर बात कर लें तो ये है फ्रैक्शन 1 का, दिस इज f1। और यहां से देखोगे तो दिस इज फॉर फ्रैक्शन 2, तो f ऑफ 2 इज लेस देन f ऑफ 1। तो UMP की वैल्यू ज्यादा है लेकिन उस पर जो फ्रैक्शन उसकी वैल्यू कम है। ओके चलो जी, ओके। बेटा ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। Fraction of molecules at any given speed u is given by this। और जो हमने यहां पर लिखा है उस सेंटेंस का मतलब भी समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं लोअर स्पीड्स पर किसी एक वेलोसिटी तक बात करूं, इफ आई टॉक अप टिल दिस वेलोसिटी, लेट्स कॉल दिस एज u1, तो u1 तक अगर कुछ एरिया कैलकुलेट करने की बात करें तो ये एरिया ब्लू कलर का एरिया आएगा T2 ग्राफ के लिए, और T1 के लिए अगर हम एरिया ड्रॉ करें, कौन से कलर से ड्रॉ करें, रेड से शेड कर लेते हैं। तो T1 टेम्परेचर के लिए ये पूरा एरिया आएगा, है ना। तो हमने ये लिखा है कि लोअर स्पीड्स पर टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है टोटल, ये लिखा है ना। On increasing temperature the fraction of molecules at lower speed decreases। तो T1 टेम्परेचर था तो फ्रैक्शन इतना बड़ा था, दिस वाज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतना बड़ा एरिया हमको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा था। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये एरिया घट के कितना सा रह गया, इतना सा, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स छोटी स्पीड पर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और उसी जगह अगर हम हायर स्पीड्स की बात करें, तो अगर हम हायर स्पीड्स पर किसी एक रेंज में फ्रैक्शन देखें, इसको डॉटेड बना लेते हैं अपन लोग, लेट्स ड्रॉ दिस इन डॉटेड फॉर्मेट। तो यहां पर T2 के नीचे पूरा ब्लू एरिया आएगा, और T1 के नीचे अगर बनाएंगे तो सिर्फ इतना एरिया आएगा, ओनली दिस मच। तो हायर स्पीड्स पे क्या हो रहा है कि हायर स्पीड्स पर फ्रैक्शन हायर टेम्परेचर पे ज्यादा है, तो T2 पे इतना बड़ा फ्रैक्शन आ रहा है, जबकि T1 पे फ्रैक्शन सिर्फ इतना था। तो यही हमने लिखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर T1 से T2 जाने पर
लोअर स्पीड्स पे तो फ्रैक्शन कम हो जाता है, बड़े की जगह छोटा सा हो जाता है, और हायर टेम्परेचर और हायर स्पीड्स पर फ्रैक्शन जो है कम से बढ़कर ज्यादा हो जाता है. दिस इज व्हाट वी सेड, राइट? ठीक है. वैभव नहीं, आई डोंट थिंक सो. चलो, तो यही हमको मैक्सवेल में डिस्कस करना था. अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस एंड देन वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो टोटल एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट होता है उत्कर्ष बेटा. इसका टोटल एरिया निकालोगे और येलो का टोटल एरिया निकालोगे तो ये टोटल एरिया सेम आएगा. चलो, इतना पूछ लिया है तो एक सेंटेंस और ऐड कर ही लेते हैं, है ना. लेट्स जस्ट ऐड वन मोर सेंटेंस टू दिस. पूछ ही रहे हो तो टोटल एरिया पर नहीं है, बट U1 तक के एरिया पर कुछ लिख लेते हैं. तो लिख लो एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 0 एंड U1. एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 0 एंड U1 between 0 and U1 will give fraction of molecules having speeds will give fraction of molecules having speeds between 0 to U1. Between 0 to U1, full stop. This fraction is more at T1 and less at T2. This fraction is more at T1 and less at T2. बस इतना ही लिखते हैं यहाँ पर. दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर मैक्सवेल्स थ्योरी. इसके आगे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन लिखो. इफ टू गैसेस A and B at temperatures TA and TB at temperatures capital TA and TB respectively have identical Maxwellian cloths, comma, then which of the following statements statement in bracket S is true. Your options are A, TA is equals to TB,
only B. MA is equals to MB only C. TA upon MB is equals to TB upon MA. D. Gases A and B may be, gases A and B may be O2 and SO2 at 27 degrees Celsius and 327 degrees Celsius respectively, या फिर E. UMP of A is equals to UMP of B. F. URMS of A is equals to URMS of B. Or G. U average of A is equals to U average of B. तो ये आपके ऑप्शंस हैं, करो इसको। स्नेहा, जो आपने आंसर दिए वो तो सही है, बट क्या सिर्फ वही आंसर है? उसके सिवा और कोई आंसर नहीं है? विधान थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बेटा। हर्षल जो दिए हैं वो तो ठीक है, बट उसके सिवा और कोई सही नहीं है क्या? तो काफी अलग अलग। हाँ, आइडेंटिकल मीन्स सेम, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई दोनों के ग्राफ जो हैं वो एग्जैक्टली सेम बन रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? आयुष कह रहा है ABCEFG। सौरभ इज सेइंग DEFG। और क्या ऑप्शन आ रहा है? CEFG। अच्छा देखो, ये बताओ, ये आखिरी तीन तो बहुत ऑब्वियस हो गए। EFG तो सही होंगे ही होंगे, होंगे या नहीं? है ना भाई? आइडेंटिकल ग्राफ है, अगर दो गैसेज हैं और आइडेंटिकल ग्राफ ही आ रहे हैं, दोनों के ऐसे ही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल सेम आएगा। मोस्ट प्रोबेबल सेम आएगा तो एवरेज और RMS भी सेम आएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया? चलो, अब इतना डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा लिखना ही पड़ जाएगा। सॉल्यूशन का हिंट तो क्या पूरा सॉल्यूशन ही हो गया?
तो सिंस सेम ग्राफ, देयरफॉर क्या हो गया, यू एम पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू यू मोस्ट प्रोबेबल ऑफ बी। हाँ अक्षत बेटा, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट टू आर टी ऑफ ए अपॉन एम ए इज इक्वल्स टू रूट टू आर टी बी ऑफ एम बी। इसको सिंप्लीफाई करके हमको मिल जाएगा टी ए अपॉन एम ए इज इक्वल्स टू टी बी अपॉन एम बी। और अगर थोड़ा सा तुम याद करो तो ये रिजल्ट पहले भी एक बार मैं निकलवा चुका हूं एक क्वेश्चन में। इस रिजल्ट पे हम पहले भी आ चुके हैं, है ना, किया था, बिल्कुल। तो अगर ये रेशो सेम आने वाला है तो यहाँ 2r की जगह 3r आ जाए या 8/πr आ जाए, वो वैल्यू तो सेम ही रहनी है। यानी कि इतना सेम आने से हमको पता चल गया कि यू आर एम एस, यू एवरेज और यू एम पी ये तो सेम होना ही होना है ना। तो तीन ऑप्शन तो ये ठीक हो गए, ई इज करेक्ट, एफ इज करेक्ट, जी इज करेक्ट। अब इससे ए बी सी ये सही है क्या? ये जो रिजल्ट आया है इससे ए बी सी सही है क्या? नहीं है। तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, और सी को भी ध्यान से देखोगे ना तो सी वो नहीं लिखा है जो अपन ने लिखा है, सी अलग लिखा है। तो ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी इज ऑल्सो रॉन्ग। सी में भी रेशो में टी ए अपॉन एम ए आना था, जबकि आपको दिया है एम बी, तो सी भी गलत है। डी आपको चेक करना पड़ेगा, तो डी में रख के देख लो कि टी ए अपॉन एम ए इक्वल टू टी बी अपॉन एम बी आ रहा है क्या, क्या ये सही है? वेदांत बेटा इसमें क्या अप्लाई करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं सही होगा, है ना। दिस कैन नेवर बी रीअरेंज टू व्हाट वी हैव गॉट डाउन हियर, ठीक है। सी इज नॉट करेक्ट। सी सिर्फ तभी करेक्ट होगा जब गैस ए और बी ही सेम हो जाए, दोनों गैस ही सेम हो, वरना वो सेम नहीं आएगा। तो भाई यहाँ गैस ए और बी, डी ऑप्शन के लिए कर लेते हैं। हाँ उत्कर्ष बेटा, मैंने ऑप्शन 1 और 2 में ओनली इसलिए लिख दिया था क्योंकि टेम्परेचर सेम हो नहीं सकता अगर गैसेस अलग अलग हैं तो गैसेस अलग अलग ही हैं, तो गैसेस अलग अलग है तो टेम्परेचर सेम नहीं हो सकते, और गैसेस अलग अलग हैं तो मोलर मास अलग अलग होंगे। तो उसमें क्या है कि मल्टीपल चॉइस में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर इन दोनों ऑप्शन को साथ में ले लें तो तो हो नहीं सकता ना वो, तो ओनली मैंने ऐड ऑन कर दिया था, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डी के लिए मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं तुम लोगों को कि टी ए अपॉन एम ए सेम ही आएगा। O2 को अगर ए मान लिया जाए और SO2 दिया था, कौन सी गैस दी थी? हाँ SO2 दी थी। SO2 को अगर बी मान लिया जाए तो मोलर मास ऑफ ए इज 32, मोलर मास ऑफ बी इज 64, टेम्परेचर ऑफ ए इज 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ बी इज 327 डिग्री सेल्सियस या 600 केल्विन, एंड देयरफॉर TA अपॉन MA इज इक्वल्स टू TB अपॉन MB। ये इस इक्वेशन में फिट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका सही आएगा। तो आंसर क्या हो गया? DEFG, ये चारों आपके आंसर हो गए, राइट। जल्दी जल्दी बताओ भाई, सही है या नहीं है? सी कहां से आ रहा है बेटा? सी कहां से आ रहा है? सी कैसे आ रहा है? मुझे तो ना कहीं से नहीं आता दिखता कि ये सी कैसे आएगा। ए भी समझ में नहीं आया बेटा। ए सही कैसे है, क्या नहीं समझ आया? ये कह रहा है कि ए गैस और बी गैस का टेम्परेचर सेम है,
तो दो अलग अलग गैसेस का सेम टेम्परेचर होने पे सेम ग्राफ बनता है क्या? नहीं बनता। तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको बोला है कि ग्राफ सेम है। इसी तरीके से दोनों गैसेस अगर अलग अलग हैं, तो दोनों का मास अगर अलग अलग है, तो क्या ग्राफ सेम बनेगा? तो अभी सेम नहीं बनेगा। तो बस इसलिए ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, लिख लिया सबने, अब हो गया सबका, बहुत डिस्कशन कर लिए इस सवाल पे, इतना भी मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल ही था। सिर्फ ऑप्शन डी में आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी सॉल्व करने की, बाकी तो आसान था। आगे बढ़ जाएं, कुछ पढ़ लें आगे, और एक आध सवाल और पूछ लूं तुमसे। सॉल्यूशन लिखना बाकी है, जल्दी लिख लो। ये रहा सॉल्यूशन। तो केटीजी थोड़ी बहुत याद है या नहीं है? चलो तो एक सवाल मैक्सवेल पे और पूछ लेता हूँ, और एक आध सवाल केटीजी पे पूछ लेता हूँ, क्योंकि फिर हमको रियल गैसेस टॉपिक स्टार्ट करना है। वी हैव टू मूव अहेड विद रियल गैसेस। गुड दिव्यांश, रिवीजन किया था, गुड। चलो एक सवाल और पूछ लेते हैं आप लोगों से। सो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबने लिख लिया है थ्योरी पार्ट। लिखो क्वेश्चन। मैक्सवेल has shown that actual distribution of Maxwell has shown that actual distribution of molecular velocities of molecular velocities in all molecules in a given gas in all molecules in a given gas depends on, your options are A, temperature and pressure, B, volume and temperature, C, टेम्परेचर एंड मोलर मास, या फिर डी, प्रेशर एंड मोलर मास। फेयरली इजी सवाल है, अगर आपको थ्योरी थोड़ी बहुत भी याद है तो हो जाएगा। तो आंसर तो आ रहे हैं, क्या मार्क कर दूं, सी मार्क कर दूं? हाँ, सी इज योर आंसर, बिल्कुल। एक सवाल और रिवीजन के लिए केटीजी का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लिख लिया सबने? रिप्लाई करो भाई, 1 मिनट। अच्छा लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो जब तक बाकी लोग सवाल लिख रहे हैं, मैं स्क्रीन पर ही दूसरा सवाल लिखना शुरू कर देता हूं। मैं डिक्टेट भी कर दूंगा, तो आप लोग लिख सकते हो साथ में। तो लिखो क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर विल टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एट व्हाट टेम्परेचर टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
of 0.30 mole of helium gas will be helium gas be the same as the total translational kinetic energy of as the total translational kinetic energy of 0.40 mole of argon at 400 Kelvin. Your options are A 533 Kelvin, B 400 Kelvin, C 300 Kelvin या फिर D 266 Kelvin. इतनी जल्दी आंसर आने लगे? लग तो नहीं रहा मेरे को कि सही आंसर आ रहे हैं. तो कुछ लोगों के आंसर आए हैं. वैभव ठीक है, इति ठीक है बेटा, वेदांत ठीक है, आयुष ठीक है. ओके, मोक्षिका ठीक है बेटा आंसर. जलज गड़बड़ आ रहा है. काफी लोगों ने सही आंसर निकाल दिया है. आंसर बता दूं? क्या सही आंसर आएगा फिर सॉल्व करके बता दूंगा. वैसे तो सिंपल है. वैसे फॉर्मूला क्या था बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी का? क्या लिखवा था आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? 266 नहीं आएगा बेटा, 3/2 NRT. बिल्कुल बिल्कुल. तो काफी बच्चों ने शायद n नहीं लिखा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के सोल्यूशन देख के, आंसर्स देख के, कि a lot of people have not written total kinetic energy as 3/2 NRT. n भूल गए हैं लोग. तो हीलियम और आर्गन, हीलियम के लिए n की वैल्यू कितनी दी है? कितनी दी है जल्दी बताओ मेरे को लिख के, मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं करना चाहता. कितनी दी है जल्दी बताओ. 0.3. और आर्गन के लिए n की वैल्यू कितनी दी है? 0.4. बिल्कुल, वेरी गुड. टेम्परेचर हीलियम का पता करना है. आर्गन का टेम्परेचर कितना दिया है? 400 केल्विन. और क्या बोला है कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन. वेरी गुड. तो बस वैल्यू रख देते हैं. तो 3/2 इंटू एन की वैल्यू मैंने रख दी 0.3 इंटू आर की वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम. टी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू एन की वैल्यू 0.4, आर की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, टेम्परेचर 400. कैंसिल कर देते हैं. 3/2 gets cancelled by 3/2, r gets cancelled by r, and what you are left with is that T is equals to 1600 by 3. कितना आएगा ये? कितना आता है? 5
533.33 आता है, जिसको हम आंसर में लिख देंगे 533 केल्विन, राइट, है ना? ओके, सो दिस वाज अबाउट केटीजी एंड मैक्सवेल्स थ्योरी। इस पे काफी क्वेश्चंस कर लिए हमने, केटीजी पे तो खासकर काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। काफी सिंपल था ये, केटीजी के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल आते भी नहीं है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाएं? स्क्रॉल कर दूं ऊपर? कोई वापस तो नहीं बुलाएगा मेरे को कि सर स्क्रॉल बैक, स्क्रॉल बैक? चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, रियल गैसेस। So your next heading is real gases. ओके ओके दिव्यांश, आई विल मैं शेयर कर दूंगा। तो रियल गैसेस का मतलब क्या है पहले समझा ही देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को इसकी थ्योरी वगैरह और लॉजिक वगैरह भी समझा दूंगा। तो बच्चों देखो, हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा आइडियल गैसेस के लिए पढ़ा। आइडियल गैसेस का मतलब है कि जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन फॉलो करते हैं ना, द गैसेस व्हिच फॉलो पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं, वो आइडियल गैसेस हैं। और ज्यादातर जो हमारी गैसेस होती है जैसे O2, N2, है ना, जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं, F2Cl2, CO2, ये जनरली आइडियल की तरह बिहेव करती है नॉर्मल कंडीशंस में। हम नॉर्मल कंडीशंस की बात क्या कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर होता है 30 केल्विन, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 30 से 40, 45 मान सकते हो, या चलो वर्ल्ड में कहीं भी मान ले तो लेट्स से ठंडी जगहों पे मिला लें तो -4-5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये तो टेम्परेचर रेंज होती है। और प्रेशर बहुत ज्यादा 1 से अलग नहीं आता, 1 atm के आसपास ही रहता है, कहीं 1 atm या 1 से थोड़ा कम, 0.98, 0.97 इतना ही रहता है। हम जब एक्सट्रीम कंडीशंस में चले जाएंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, उसकी जगह हम 200 atm, 300 atm, 400 atm पे चले जाएं, तो गैसेस का बिहेवियर आइडियल से डेविएट होने लगता है। मतलब क्या है कि इतने हाई प्रेशर्स पर गैसेस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हैं। जब वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को नहीं फॉलो करते हैं तब हम उनको आइडियल गैस नहीं कह सकते। तो जब हम उनको आइडियल गैस नहीं कह पाएंगे तब हम उनको क्या कहेंगे कि दे आर बिहेविंग लाइक व्हाट? रियल गैसेस, मतलब जो हमको दुनिया में मिलती हैं एक्चुअली में, है ना। तो आइडियल गैसेस हाइपोथेटिकल नहीं कहेंगे बेटा, ऐसा समझ लो कि कंडीशन के हिसाब से हम गैस को कहेंगे कि वो आइडियल की तरह बिहेव कर रही है या रियल की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो रियल गैसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस विल बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, वो हमको समझना है। अब अगर कोई आपसे ये कहता है कोई ऐसी गैस बता दो जो हमेशा आइडियल होती है, या गिव अस एन एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट आइडियल गैस, तो उसका रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास नहीं है, ठीक है। ओके ओके, अब हम आगे पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। ये जो मैंने आपको छोटी सी बात कही, इसको हमको पूरा डिटेल में अब पढ़ना है आगे चल के। तो लिखो, रियल गैसेस डू नॉट ओबे आइडियल गैस लॉज एग्जैक्टली अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। Real gases do not obey the ideal gas laws exactly under all conditions of temperature and pressure. Full stop. Experiments have shown that
at low pressures and moderately high temperatures, most gases obey ideal gas law. Most gases obey ideal gas laws, comma, but as the pressure is increased, but as the pressure is increased or temperature is decreased significantly, comma, अब मार्क्ड भी रहने दो, सीधे लिख दो तुम तो, अ डिपार्चर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड. डिपार्चर मतलब दूर जाना. हाँ वैभव, अपडेट कर दिया मैंने. तो अब ये कैसे पता चला या कहाँ देखा गया? लिक्विड में कन्वर्ट, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि लिक्विड में कन्वर्ट करने से पहले ही डिपार्चर आ जाएगा, बाकी वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे. तुम प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर घटाओगे तो लिक्विड में कन्वर्जन होगा. रियल गैसेस पढ़ने के बाद हम लोग कन्वर्जन इनटू लिक्विड या लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस पर भी बात करेंगे. तो अब ये कैसे पता चला या कहाँ देखा गया? तो उसके नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल, टू टेस्ट द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, to test the deviation from ideal gas behavior, comma, we plot P into V versus P. P into V versus P plots for gases at a constant टेम्परेचर. तो किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम पीवी वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो क्या किसी को याद है कि हमने जब पीवी वर्सेस पी ग्राफ बनाया था कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस लॉ में बनाया था हमने ये ग्राफ? किसी लॉ में बनाया था हमने जब हमने लॉस पढ़ी थी. पीवी वर्सेस पी, बॉयल्स लॉ, बिल्कुल. तो आइडियल के लिए ग्राफ कैसा आता था? आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ कैसा आता था? पी वर्सेस पी जो बनता था तो कैसा आता था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए. दिस शुड बी योर ग्राफ फॉर आइडियल गैस. अब ये ग्राफ अलग अलग गैसेस के लिए प्लॉट किया गया. जैसे H2 के लिए प्लॉट किया तो H2 के लिए ऐसा कुछ ग्राफ आ गया. फिर हीलियम के लिए प्लॉट किया तो हीलियम के लिए ऐसा कुछ आ गया. फिर CO के लिए प्लॉट किया तो CO के लिए ऐसा कुछ ग्राफ आ गया. CH4 के लिए प्लॉट किया तो कुछ ऐसा ग्राफ आ गया.
तो अगर ये गैसेस हमेशा आइडियल की तरह बिहेव करती तो उनको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए था, बट ये गैसेस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट हो रहा था. दिस वाज कमिंग टू बी डिफरेंट. और ये प्रेशर की रेंजेस क्या हैं, मतलब आप प्रेशर की रेंजेस मान के चल सकते हो. ये मतलब प्रेशर आप मान लो, लेट्स से 200 एटीएम, 400 एटीएम, 600 एटीएम, इस टाइप की रेंजेस में. तो पर्व कह रहा है वाई ओनली दिस ग्राफ. मतलब मैंने कब कहा वाई ओनली दिस ग्राफ, दूसरा बना देंगे. हम कब कह रहे हैं यही ग्राफ. स्नेहा बेटा नहीं, देखो होगा क्या कि रूम कंडीशंस में प्रेशर 180 होता है, ज्यादातर गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती है, मतलब वी कैन अप्रोक्सीमेट देम टू बी आइडियल. बना लो ये ग्राफ जल्दी से, आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि भाई ये ग्राफ ऐसे बन रहे हैं. तो इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे. जैसे आइडियल के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस के लिए थी. अब रियल गैस के लिए भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे. तो पी वर्सेस पी प्लॉट्स की जगह ग्राफ क्यों ना चाहिए, प्लॉट्स मतलब ग्राफ ही होते हैं. आसिम कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिपार्चर फ्रॉम आइडियल. वो तो सीखना है ना बेटा. पहले तो ये कह रहे हैं कि डेविएशन है, ये तो पहले पता कर रहे हैं. तो एक्सपेरिमेंट से ये दिख रहा है कि भाई डेविएशन है, तो डेविएशन होगा तब एक्सप्लेन करेंगे. तो अभी पहले कह रहे हैं कि है डेविएशन, ये एक्सपेरिमेंट कर लिए लोगों ने, ग्राफ बना लिए, ग्राफ अलग आ रहे हैं, तो फिर समझाएंगे डेविएशन क्यों है. बन गए क्या ग्राफ, एक ग्राफ बन गया, तो फिर और ग्राफ बनवाऊं. वैसे मैंने रियल गैस पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ा था कि किसी ने. तो अगर पढ़ा होगा तो अगला वाला ग्राफ मिला होगा आपको, जो अगला ग्राफ बनाएंगे वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. आयुष कह रहा है सन से आने वाला प्रेशर. बेटा सन से आने वाला कौन सा प्रेशर. अक्षत बेटा ये इस टाइप की बातें अपन कर लेंगे क्लास के एंड पे, क्योंकि जो तुम सेंटेंस लिख के भेजते हो उसको मेरे को सोचना पड़ता है यस या नो कहने के लिए. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. एनसीईआरटी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और अगर नहीं पढ़ी हो तो आज घर जाके मतलब क्लास के बाद पढ़ लेना. अगला ग्राफ देखते हैं. लिखो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन ऑल्सो बी सीन. नेक्स्ट लाइन में द डेविएशन फ्रॉम आइडियल behavior can also be seen when pressure versus volume graphs are drawn at constant temperature. तो अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाएं तो आइडियल गैस के लिए तो बनाया हुआ था हमने. कैसा ग्राफ आता था, हाइपरबोला बिल्कुल. तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ जो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल के लिए बनाया था, तो वो एक हाइपरबोला आ गया था. द ग्राफ वाज अ हाइपरबोला लाइक दिस, है ना. अब अगर रियल के लिए ग्राफ बनाया जाए और उसके डेटा पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए, तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये अगर ग्राफ आइडियल का है, तो रियल का ग्राफ बनाने में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई रियल का ग्राफ जो है वो इससे थोड़ा सा अलग आ रहा था, एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा था. तो दिस वाज योर ग्राफ फॉर रियल एंड दिस वाज योर ग्राफ फॉर आइडियल. तो अगर किसी भी गैस का ग्राफ, किसी भी गैस का बिहेवियर रियल गैस जैसा ही रहना है, तो ये ग्राफ आइडियल का अगर ऐसा आया था तो रियल के ग्राफ को भी इसी के ऊपर ही आना चाहिए था एग्जैक्टली.
या इसके आसपास आना चाहिए था। तो उनने ये देखा कि भाई जब प्रेशर हाई हो जाता है, व्हेन यू मूव ऑन टू हाई प्रेशर्स, तो ये डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, द डिफरेंस इज लार्ज, यानी कि देर इज सम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से कुछ डेविएशन आ रहा है। ग्राफ कैसे आते हैं उनके पास? बेटा एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, अपनी जिंदगी खर्च करते हैं, है ना, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मेहनत करते हैं, बिना ग्राफ के नहीं बता पाते। बिना ग्राफ के बता तो पाते, लेकिन तुम्हें समझाना भी तो पड़ता है, उन्होंने जो फाइंड किया उसको किसी को दिखाना भी तो होगा। कैसी बातें करते हो तुम लोग भाई? जो उसने जिसने किसी ने काम किया वो काम लिखेगा तो सही, उसका कुछ रिटर्न रिकॉर्ड तो करेगा। ठीक है, चलो यहां तक हो गया क्या? ग्राफ बन गया, तो फिर हम आगे कुछ लिखें। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद ये भी लिखेंगे कि डेविएशन क्यों आता है, वो भी लिखेंगे। तो उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो, दिस शोज दैट एट वेरी हाई प्रेशर this shows that at very high pressures the measured volume is more than the calculated volume, is more than the calculated volume। इसको लिख लो, मैं समझा भी दूंगा कि लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है ग्राफ से। एंड एट लो प्रेशर्स, and at low pressures the measured and calculated volumes approach each other। लिख लो, मैं इसको ग्राफ से समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है, what are we trying to say here। लिख लिया? सब समझाऊंगा मैं, लिखो तो सही, एक बार लिख तो लो, मैं सब समझाता हूँ। हाँ शशांक बेटा, तो देखो इसका मतलब क्या है। मान लो आपने कोई गैस ली, उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया और उसका प्रेशर मेजर कर लिया। मान लेते हैं कि भाई ये 1 atm था रूम टेम्परेचर पे, आपने 1 मोल गैस ले ली, उसकी वॉल्यूम नाप ली और 22.4 लीटर आ गई। यहीं से शुरू किया आपने एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आपने ये जो प्रेशर है इसको बढ़ा के पहुंचा दिया 100 atm। कितना कर दिया? 100 atm। और आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखी है, तो किसी ने आपको सवाल ये दिया कि भैया 1 atm पे वॉल्यूम थी 22.4 लीटर, तो 100 atm पे कितनी वॉल्यूम आएगी सेम टेम्परेचर रखने पे, तो कितनी वॉल्यूम आएगी? क्या जवाब दोगे तुम? 100 × 22.4? कैसी बातें कर रहे हो? मल्टीप्लाई होगा क्या? प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगी? 22.4/100 एग्जैक्टली। तो अगर यहां पर 22.4 लीटर है और प्रेशर जो आपका है वो अगर 1 atm है, तो प्रेशर 100 atm आने पे आपसे पूछा गया कितने आएगी, तो आपने कह दिया सर P1 इक्वल टू P2 लगा के आंसर आ रहा है 0.224 लीटर। तो सवाल करने वाले ने कहा ठीक है, मान लेता हूं मैं। उसने कहा लेकिन यार एक बार करके तो देखें एक्सपेरिमेंटली कि यार आती है नहीं आती है।
तो मान लो आपने CO2 मेजर करी थी कि CO2 की वॉल्यूम 22.4 आ रही थी 1 ATM पे, एक्सपेरिमेंटली रीडिंग ले ली थी, और उसने आपसे सवाल पूछा थ्योरेटिकली पेपर पर, आपने बिना एक्सपेरिमेंट करे फटाफट 1 सेकंड में जवाब दे दिया कि सर 100 ATM पे 0.224 आएगी, खत्म काम। ठीक है, सामने वाले ने कहा कि यार बात तो ठीक सी लग रही है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन के बाद एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी करके देख लेते हैं। उसने क्या किया, उस गैस को लेके गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, और उसने प्रेशर लगाया ढेर सारा, और वो 100 ATM पे पहुंचा, और 100 ATM पे उसने नापा, तो जो वॉल्यूम आई उसकी लेट से आ गई 0.3 लीटर। तो अब ये तो आई नहीं 0.224, तो उसने कहा गड़बड़ है। उसने तुम्हें लाके दिखा दिया कि भैया ये तो 0.3 आ रही है, तुम तो कहते 0.224 आ रही है। अब तो ये हुआ क्या, ये समझ में आया? हाँ, हाई प्रेशर पे फॉर्मूला धोखा दे गया, बिल्कुल। तो पीयूष बेटा, अगर गैस पे हम 100 ATM लगा रहे हैं तो गैस का प्रेशर भी 100 ATM ही होगा। कि भाई अगर गैस पर ऊपर से 100 ATM लग रहा है, तो अंदर गैस का भी 100 ATM होगा, तभी तो ये पिस्टन रुका हुआ होगा। अगर दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं होगा तो पिस्टन नीचे जाता जाएगा। तो वॉल्यूम तो तभी मेजर करेंगे ना हम, जब पिस्टन रुक जाए। न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है भाई, लॉजिक है। कोई तुम्हें ऊपर से अगर किसी एक्स फोर्स से दबा रहा है, तो तुम अगर नीचे से एक्स फोर्स से नहीं दबाओगे तो तुम नीचे दब जाओगे ना। तो गैस की वॉल्यूम मेजर करने के लिए पहले वॉल्यूम तो फिक्स होनी चाहिए, वॉल्यूम कम होती जा रही है तो मेजर कैसे करोगे? खैर, तो ये हुआ एक्चुअली कि भाई लोगों ने मेजरमेंट किए और उनको ऐसा मिला, दिस इज व्हाट दे गॉट, कि ये डिफरेंस आ रहे थे। तो फिर अब हो क्या रहा था कि देखो ये गैस लॉस बन गई, 1 ATM तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, 2 ATM 3 ATM तक भी कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई वो भी सुन लो, क्योंकि 1 2 3 ATM में तो इतनी सी रेंज में ही काम चल रहा था ना। 1 2 3 ATM में इतनी सी रेंज में काम चल रहा था कि भाई 1 ATM पे 22.4 है, तो 2 ATM पे 11.2 आ गई, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आया, थोड़ा ही आया। तो यहाँ पर दिक्कत ही नहीं आ रही थी, 1 2 3 4 ATM तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में डिफरेंसेस ज्यादा आ ही नहीं रहे थे। जब बहुत हाई प्रेशर पे गए तो दिक्कत आई, तब फिर हमको चेंजेस करने पड़े। है ना? तो अगर कभी आपको बहुत एक्यूरेट करना हो, जैसे उत्कर्ष कह रहा है कि सर इतने छोटे डिफरेंस के लिए कौन नए फॉर्मूले बनाता है, तो उत्कर्ष बेटा ये तब के लिए जब अपने को बहुत हाई एक्यूरेसी सॉल्यूशन करने हैं, वरना अभी तक तो आप आइडियल गैस ही लगाते आ रहे हो डायरेक्टली। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, डेविएशन क्यों आ रहा है। दिव्यांश चिंता मत करो, उस पर भी आएंगे अपन के मतलब क्या है। वो वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड नॉट अबाउट द वॉल्यूम लेफ्ट। आ जाओ, तो डेविएशन क्यों आ रहा है ये लिखते हैं उसके आगे। आ तो रहा है, ये तो एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चल गया। तो लिखो, द रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज, बिकॉज नंबर वन, real gas molecules are finite volume. And second, intermolecular forces of interactions are present in real gas. Intermolecular forces of interactions are present in real gases.
तो अगर तुम्हें याद हो तो आइडियल गैस लिखते वक्त हमने कहा था कि हम दो चीजें मानेंगे, एक तो उनको पॉइंट मास मानेंगे कि उनकी कुछ वॉल्यूम नहीं है। दूसरी बात हमने कही थी कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन जीरो मानेंगे। ये दो बातें कही थी। अब क्या हो रहा है कि अगर डेविएशन हो रहा है तो वो तब हो रहा है जब रियल गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम नहीं इग्नोर हो पा रही है और उनके बीच के इंटरेक्शंस भी इग्नोर नहीं हो पा रहे हैं। तो कब नहीं इग्नोर हो पाएंगे वो हम देखेंगे। मॉलिक्यूल्स तो वही हैं बिल्कुल। अच्छा चलो मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ यार ये बात। अगर मैं अभी नहीं समझाऊंगा तो तुम पेशेंस नहीं रखोगे, क्योंकि मैं बाद में समझाना चाहता हूँ, लेकिन तब तक फिर हर क्लास में हर बैच में ऐसे ही होता है ना कि डाउट जो है वो दिमाग में आया मतलब उसी वक्त शांत होना चाहिए। थोड़ी देर रुकेंगे तो मुश्किल हो जाती है। नहीं ठीक है चलो, इट्स नॉट अ बैड पॉइंट टू एक्सप्लेन। मैं समझा देता हूँ, अपन यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो सुन लो, बहुत आसानी समझ में आएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल आगे के लिए याद रखना है ना। ये एग्जाम्पल, कोई भी चीज आपको इमेजिन करनी है, रियल गैसेस के बारे में समझनी है, तो इस एग्जाम्पल को आप याद रखोगे। तो बच्चों इधर देखो ये आपका, नहीं ये इतना छोटा नहीं। आपको अपने स्कूल की बिल्डिंग तो याद होगी, और आई एम होपिंग कि बड़ी सी बिल्डिंग है ना, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। तो उस बिल्डिंग में आपका एक क्लासरूम है। उस क्लासरूम में आप लोग बैठे हुए हो। तो हमने एग्जांपल लिया था कि भाई आइडियल गैस के केस में आपको अगर चींटी के साइज का कर दिया जाए तो आपकी वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं, आपकी वॉल्यूम को कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही कहा था ना। तो अभी क्या करते हैं कि अपन उल्टी सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं कि आप क्लास में नहीं हो। अभी आप पे प्रेशर कम है, लो प्रेशर है, नो टीचर्स हियर। सुबह सुबह आप स्कूल आ गए, अभी टीचर्स आने बाकी हैं, और मान लेते सिर्फ आप ही की क्लास आई है और कोई क्लास आई नहीं है। तो अगर आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं है तो क्या आप शांति से अपनी अपनी बेंचेस पर क्लासरूम में बैठे रहोगे क्या? नहीं रहोगे। आप क्या करोगे? आप यहाँ से खिसक लोगे कि सर हम तो चले यहाँ से, एक आध कोई बच्चा अंदर रह गया और हम खिसक लिए। तो आप सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे स्कूल में, है ना, कहीं कहीं घूम रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि अब अगर मुझे ये देखना हो कि आपके घूमने के लिए जो खाली जगह है उसमें मुझे स्कूल की वॉल्यूम में से आपकी वॉल्यूम को माइनस करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं आपको पॉइंट मान सकता हूं, है ना। और अगर पूरे स्कूल में आप इधर उधर घूम रहे हो, दूर दूर हो, तो आप लोगों में आपस में बातें करने की फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटी या टेंडेंसी भी कम होगी अगर सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो, है ना। इंटरेक्शन भी नेग्लिजिबल हो गए। तो यही तो बातें कही थी आइडियल गैस के लिए कि भाई इंटरेक्शंस भी नेग्लिजिबल हैं और साइजेस भी इग्नोर हो सकते हैं। राइट, कहा था। तो ये कह सकते हैं कि ये 1 ATM 2 ATM की कंडीशन है। जब कोई टीचर नहीं है या एक आध टीचर भी आ गए तभी वो कुछ कह नहीं रहे तो चिल है। अब अपन वापस इकट्ठा कर दिया आप लोगों को, है ना, दूर दूर की जगह आपको वापस टिचर आ गए, आपको बिठा दिया क्लास में ले जाके कि भाई अपन हो गए फिक्स। अब आप बेंचेस पे बैठे हो, एक बेंच पे दो दो तीन तीन बैठे हो। तो क्या अब मैं रूम की वॉल्यूम में से आपकी वॉल्यूम को इग्नोर कर सकता हूं क्या फ्री वॉल्यूम लेने के लिए? क्या आपको पॉइंट मास मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। तो हम क्या मान रहे हैं फिर अब कि रियल गैस मॉलिक्यूल्स है फाइनाइट वॉल्यूम मान रहे हैं। दूसरी बात, आप अगर पास पास बैठे हो
आप अगर पास पास बैठे हो तो बातें होंगी, इंटरेक्शंस होंगे, बिल्कुल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो मतलब ये है कि आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, आपकी वॉल्यूम कम कर दी है, आपको बहुत छोटी सी जगह में रख दिया है, तो फिर आपके इंटरेक्शंस भी काम आते हैं और आपकी वॉल्यूम भी काम आती है। मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। गैसेस के साथ भी वही है कि अगर आप इतना ज्यादा प्रेशर लगा दो, कहाँ 22.4 लीटर की जो गैस थी, जो 22 लीटर में थी, उसको आपने 250 ml में अगर कंस्टेंट कर दिया है, 100 गुना उसकी वॉल्यूम कम कर दी है, तो 100 गुना वॉल्यूम कम कर दी, तो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम भी कंपेरेटिवली देखनी पड़ेगी, और उनमें आपस में पास पास है तो इंटरेक्शंस भी होंगे। तो फिर हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो पॉइंट सिर्फ इग्नोर कर पाने और ना कर पाने का है कि कब इग्नोर कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो जब इग्नोर कर पाते हैं तो ज्यादा चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है, इग्नोर कर दिया मतलब काम आसान है ना। भाई आप लोग जब पत्थर फेंकने के सवाल करते हो पैराबोला वाले, तो उसमें एयर ड्रैग थोड़ी काउंट करते हो, आप एयर ड्रैग छोड़ देते हो ना, सिर्फ ग्रेविटेशन देखते हो कि ग्रेविटेशन देखा, उसके कैलकुलेशन से कर दिया। अब किसी ने कहा एयर ड्रैग भी नापना पड़ेगा तो काम मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ काम मुश्किल वाली बात है कि भैया इग्नोर नहीं कर पा रहे, तो मुश्किल काम करेंगे। अब आएगा तो देखेंगे क्या करना है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि रियल गैस आइडियल गैस का मतलब क्या है। मतलब हमारा काम जब आसान है, जब हम चीजें इग्नोर कर सकते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं। जब हमारा काम आसान नहीं है, मुश्किल हो गया, जब हम चीजों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, मॉलिक्यूल के साइज को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तब हमको फिर आइडियल गैस इक्वेशन की जगह कोई और इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम करेंगे। तो जुल बेटा क्यों नहीं, कन्फाइन क्यों नहीं कर सकते? कैसी बात कर रहे हो यार, गैसेस को कन्फाइन नहीं कर सकते क्या? गैसेस पे प्रेशर कैसे लगाओगे बिना कन्फाइन करे? भाई हाई प्रेशर टायर के अंदर कन्फाइन कर रखा है तुमने, इतनी गाड़ियां चलाते हो, उसमें प्रेशर 80 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है क्या? पीएसआई में प्रेशर भी होता है ना, पर स्क्वायर इंच। बिल्कुल। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं, और मैं आपको कुछ पढ़ने को दूंगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग वॉन डर वाल्स इक्वेशन पर आएंगे। तो देयर इज सम इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, और भी दूसरी होती है, बट आपके कोर्स में वॉन डर वाल्स इक्वेशन है। तो उसके नीचे लिखो, ये तो बात हो गई कि भाई डेविएशन है। अब डेविएशन को मेजर करने के लिए हमने एक फैक्टर बनाया जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहेंगे। उसको हम लिख लेते हैं। डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड, डेविएशन ऑफ real gas from ideal behavior can be measured by using compressibility factor in bracket Z। तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कह रहे हैं। तो हमने अभी देखा था कि भाई रियल गैस और आइडियल गैस की जो वॉल्यूम आती है, कैलकुलेटेड और एक एक्सपेरिमेंटल, दोनों में फर्क होता है। उसी की मदद से हम Z लिख रहे हैं। तो Z को हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम या एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम या कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। Z is Vm real upon Vm ideal, actual upon theoretical या experimental upon calculated। अब अगर मैं प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो मुझे Z मिल जाता है। Z इज इक्वल टू P इंटू वी एम ऑफ रियल अपॉन P इंटू वी एम ऑफ आइडियल। या ब्रैकेट को हम एक काम करते हैं, वी एम पर ही रखते हैं।
P इंटू वी एम रियल अपॉन P इंटू वी एम आइडियल, ये भी लिख सकते हैं। और मुझे कोई बताएगा कि P इंटू वी एम आइडियल क्या होता था आइडियल गैस इक्वेशन से? वी एम लिखा है बेटा मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब एन को 1 ले लिया, वी एम इज मोलर वॉल्यूम, मैं बता देता हूं, वी एम इज मोलर वॉल्यूम दैट इज एन इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा पीवीएम की जगह आर टी, बिल्कुल। तो यहां हम लिख देंगे विच इंप्लाइज जेड इज इक्वल्स टू पी इंटू वी एम अपॉन आर टी। तो किसी रियल गैस का प्रेशर मेजर कर लो, आर तो हमको पता होता है, टेम्परेचर मेजर कर लो, और उसका वीएम जो है बेटा एन की वैल्यू 1 रख दी है हमने, वी एम कहने का मतलब है मोलर वॉल्यूम विच मींस एन इक्वल टू 1। तो क्या होगा अगर ये गैस आइडियल हुई तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा मेरे को? अगर ये गैस आइडियल हुई जेड इक्वल टू 1 आएगा, 1। अगर ये गैस आइडियल हुई तो, अगर नॉन आइडियल हुई है ना, नॉन आइडियल या रियल, तो z की वैल्यू 1 से हट के आएगी, बड़ी या छोटी कुछ आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, वो अपन देखेंगे, इट विल डेविएट, बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि भाई ये प्रेशर टेम्परेचर तो हमने मेजर कर लिया जो है गैस का, उस कंडीशन पे वॉल्यूम आइडियल क्या आनी चाहिए थी और वॉल्यूम रियल क्या है, उसका रेशो जो है वो z आ जाएगा, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहेंगे। लिख लिया सबने? z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं? नहीं 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 बोल सकते बेटा, Vm, अगर तुम मोल्स लिखोगे n तो फिर यहां Vm हट जाएगा, सिर्फ V रहेगा, ठीक है। स्नेह बेटा प्रेशर अलग अलग नहीं आएगा, देखो कहने का मतलब क्या है कि आपने तो गैस लिया, आपको पता नहीं ना आइडियल या रियल, इस पे आपने कुछ प्रेशर लगाया तो ये आपने मेजर कर लिया, इसका कुछ टेम्परेचर रखा वो मेजर कर लिया, उसको यहां डाल दिया। अब क्या होगा कि अगर ये गैस आइडियल होगी तो ये P अपॉन आर टी जो है एक मोल गैस के लिए वी एम आइडियल के बराबर आ जाएगा, नहीं होगी तो अलग आ जाएगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा इस बात को, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो एक काम करते हैं, अपने पास टाइम कम है तो फटाफट से एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर जेड के ग्राफ और बनाने हैं और फिर हम इक्वेशन पे आ जाएंगे, वॉन रॉल्स इक्वेशन पे, और उस पर क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। अक्षर समझाऊंगा मैं कि भाई होगा क्या कि देखो प्रेशर और टेम्परेचर तो आपने मेजर कर लिया, उसके हिसाब से वॉल्यूम भी मेजर करोगे। अब क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर पे वीएम आइडियल आप कैलकुलेट करोगे ऑन पेपर, और ये जो वीएम रियल है ये आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला, ये अगर अलग अलग आ गया तो जेड की वैल्यू 1 से अलग आएगी, ये अगर सेम आया मतलब गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही है। ओके, फटाफट से एक लाइन और ऐड कर दो बच्चों, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा रीडिंग का, वो करना है, लिखो। लिखो, एट लो प्रेशर्स जेड क्या बताता है, जेड डेविएशन बताता है बेटा कि गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही है या नहीं कर रही है, या उससे कितना अलग बिहेवियर शो कर रही है, ये बताता है जेड। इसको अपन प्लॉट करेंगे, लिखो। एट लो प्रेशर्स at low pressures the molecules of a non-ideal gas or real gas are easily compressed, are easily compressed, that is
Vm real is less than Vm ideal, which implies Z is less than 1 at moderate pressures. ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, इसके ग्राफ हम बनाएंगे तो वहां पे भी समझाएंगे z इज लेस देन 1, फिर बाद में इसको मैथमेटिकली समझाएंगे कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. दिस इज एक्सप्लेन्ड, या दिस इज एक्सप्लेन्ड बता दो, सीधे लिख दो, दिस इज ड्यू टू कर दो, दिस इज ड्यू टू presence of intermolecular forces of attraction, full stop. Next line में, at very high pressures, full stop, एट वेरी हाई प्रेशर्स, कॉमा करके लिखना. कैसे लिखोगे इसको? हाँ, ऐसे लिख लो, एट वेरी हाई प्रेशर द मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस आर लेस compressible due to their finite sizes and therefore Vm real is greater than Vm ideal, which implies Z is greater than 1 at very high pressures. At very high pressures. तो ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट है कि उनने जब एक्सपेरिमेंटली Z को प्लॉट किया तो Z वर्सेस P का जब ग्राफ बनाया गया, अगर आइडियल गैस होगी तो बेटा Z हमेशा बनाएगा, अगर आइडियल गैस होगी तो Z हमेशा बनाएगा, हाँ या ना? और जब उनने एक्चुअल गैसेस के लिए ग्राफ बनाए तो H2 के लिए ऐसा ग्राफ मिल गया, N2 के लिए ऐसा ग्राफ मिल गया, CH4 के लिए ऐसा मिल गया, CO2 के लिए कुछ ऐसा मिल गया. ऑब्जर्वेशन वही था कि जब मॉडरेट हाई प्रेशर है तो जनरली Z लेस देन 1 आता है, और जब बहुत हाई प्रेशर है तो Z ग्रेटर देन 1 होता है. ये सब भी क्यों होता है ये भी हम समझेंगे. ओके राशि बेटा, तो बच्चों आज की थ्योरी जो है उसको मैं यहां रोक लेता हूं. टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन, तो वो अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. और अगले लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर पाए. तो वील फिनिश द थ्योरी, वील स्टार्ट वॉन डर वाल्स इक्वेशन और वहां से कंटिन्यू करेंगे. तो आज की थ्योरी यहां पे रोक लें क्या? यूडियोमेट्री की आयुष बेटा चिंता मत करो, गैसियस स्टेट खत्म होने का यूडियोमेट्री की करेंगे अपन, 1 या 2 लेक्चर्स में दे दूंगा यूडियोमेट्री के लिए, ठीक है? बिल्कुल. तो आज की थ्योरी अपन यहां रोक लेते हैं. लेट्स स्टॉप आवर गैसियस स्टेट की थ्योरी हियर, फिर अपन आज को अगली क्लासेस में कंटिन्यू कर लेंगे.